साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी आपका स्वागत करती है। इकोनॉमी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में आर्थिक सुधार। सर्वप्रथम हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि यह कहाँ लाइज करता है। तो 2019 के सिलेबस में हमारा बिंदु जो है वो है 7.3 भारत में आर्थिक सुधार, और वहीं 2020 में यह डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, किंतु हम इसे यूनिट 1 आयात निर्यात नीति के अंतर्गत शामिल करेंगे। आगे हम उन बिंदुओं को देखेंगे जिन पर हम आर्थिक सुधार को पढ़ेंगे या जिन बिंदुओं के आधार पर मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न बन सकता है। सर्वप्रथम हम इसकी प्रस्तावना देखेंगे, तत्पश्चात इसके कारण या क्या पृष्ठभूमि रही कि आर्थिक सुधार किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक सुधार के क्या उद्देश्य हैं और आर्थिक सुधार लागू करने हेतु क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए, आर्थिक सुधार के क्या लाभ देश को हुए और आर्थिक सुधार की क्या सीमाएं रहीं। आगे सर्वप्रथम हम आर्थिक सुधार की प्रस्तावना या भूमिका देखेंगे। औपनिवेशिक अनुभवों के कारण भारत में बंद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि भारत में उपनिवेशवाद का अनुभव हो चुका था। इस कारण भारत को वह था यह डर था कि आगे किसी अन्य रूप का उपनिवेश भारत में ना आए। साथ ही परंतु 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था की निम्न उत्पादकता दर, बढ़ता राजकोषीय घाटा, भुगतान असंतुलन की स्थिति आदि ने भारत में आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि निर्मित की। निम्न उत्पादकता दर अर्थात जीडीपी में वृद्धि निम्नतम थी। बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थात जो सरकार का घाटा था वो बढ़ रहा था। भुगतान असंतुलन की स्थिति अर्थात सरकार आयात निर्यात के रूप में जो धन व्यय करती थी या विदेशी जो पूंजी होती थी उसमें असंतुलन की स्थिति थी। साथ ही इन सुधारों में अर्थव्यवस्था की विसंगतियों को दूर किया गया तथा एलपीजी मॉडल अपनाया गया, अर्थात जो सुधार किए गए उन्हें हम छोटे रूप में अगर देखें तो एलपीजी कहा गया। 1991 में हुए इन आर्थिक सुधारों को हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कार्य कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार लाने के क्या कारण थे या उस समय की क्या पृष्ठभूमि थी। तो हम देखेंगे राजकोषीय घाटे में वृद्धि, अर्थात जो 1980 के दशक था उसमें राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही थी। यह लगभग जीडीपी का 8.55% था, जो कि अत्यधिक था। सेकंड है भुगतान संतुलन का संकट व कमजोर विदेशी व्यापार। भुगतान संतुलन का संकट अर्थात भारत पर विदेशी पूंजी नहीं थी, साथ ही साथ भारत का जो विदेशी व्यापार होता था वह कमजोर स्थिति में था। थर्ड है महंगाई थी, मुद्रास्फीति निरंतर बने रहना। महंगाई एवं मुद्रास्फीति का निरंतर बने रहना। फोर्थ है भारतीय मुद्रा का निरंतर कमजोर होना, अर्थात विदेशी मुद्राओं की तुलना में जो भारतीय मुद्रा का मूल्य था वह निरंतर कमजोर होता जा रहा था। फिफ्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का खराब निष्पादन, अर्थात जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे वो घाटे में चल रहे थे और उत्पादकता दर जो थी उनकी वो कमजोर थी। सिक्स्थ है खाद्यान्न संकट, अर्थात देश में खाद्यान्न संकट था। नेक्स्ट स्वतंत्रता के 4 दशक बाद भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, किसानों का कल्याण जैसी चुनौतियां थीं, अर्थात 40 साल स्वतंत्रता के हो चुके थे, इसके बाद भी देश में गरीबी बड़ी मात्रा में थी, बेरोजगारी दर अधिक थी, अशिक्षा का माहौल था एवं किसानों का कल्याण अर्थात किसानों की दयनीय दशा अभी भी विद्यमान थी। अब हम तात्कालिक कारण अगर इसके देखें तो खाड़ी देश में संकट, अर्थात जो खाड़ी देश थे या पेट्रोलियम उत्पादक देश जो थे उनमें संकट की स्थिति थी और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अत्यधिक बढ़ रहे थे। नेक्स्ट है यूएसएसआर जैसी समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। जो या बोले समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक हम जैसे बोलते हैं, उसमें भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को त्यागने की स्थिति आ गई थी, तो भारत में भी सुधार आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गए थे। नेक्स्ट है घटता विदेशी मुद्रा भंडार एवं पूंजी अपर्याप्तता। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का निम्न स्तर था, लगभग $8 बिलियन था, जो कि मात्र 2 सप्ताह के लिए ही कार्य कर सकता था, अर्थात 2 सप्ताह के आयात के योग्य ही हमारे पास
विदेशी मुद्रा भंडार था एवं पूंजी की अपर्याप्तता थी। तो इस कारण इस भंडार को बढ़ाने के लिए भारत विश्व बैंक एवं IMF जैसी संस्थाओं के पास गया। तो उन्होंने ऋण तो दिया, लेकिन एक शर्त पर दिया कि आप आर्थिक सुधार को लागू करें। तो साथ ही साथ विश्व बैंक तथा IMF का दबाव भी भारत पर था। यह हमने देखे आर्थिक सुधार के क्या कारण थे या क्या पृष्ठभूमि रही जिसके कारण भारत में आर्थिक सुधार किए गए। आगे हम आर्थिक सुधार के उद्देश्य देखेंगे कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु भारत में आर्थिक सुधार किए गए। हम सर्वप्रथम तात्कालिक उद्देश्य देखेंगे। तो उसका प्रथम जो उद्देश्य था, भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान, अर्थात भारत में जो विदेशी पूंजी की कमी थी उससे सर्वप्रथम निपटा जाना इसका मूल उद्देश्य था। सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का विश्वास पुनः कायम करना, अर्थात भारत जो था 1990 की स्थिति में दिवालिया होने की स्थिति में था। तो विदेशी निवेशक भी एवं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं जैसे विश्व बैंक एवं IMF, उनका भी विश्वास भारत पर कमजोर होता जा रहा था। तो उस विश्वास को पुनः कायम करना भारत के तात्कालिक उद्देश्यों में शामिल था। दीर्घकालिक उद्देश्य हम देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि करना, अर्थात भारत से निर्यात को बढ़ावा देना ताकि विदेशों से पूंजी भारत में आ सके। सेकंड है उच्च आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करना, अर्थात GDP में वृद्धि दर या भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना। थर्ड है मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना, अर्थात जो महंगाई बढ़ रही थी उसे नियंत्रित करना। नियंत्रित कैसे करेंगे कि विदेशी आयात निर्यात को इसमें सुगम बनाया जाता है, तो विदेशी माल भारत में आएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप दामों में स्वतः ही कमी आ जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगेगी। फोर्थ है आय में तीव्र वृद्धि और उत्पादनकारी रोजगार का सृजन, अर्थात आय में वृद्धि करना और साथ ही साथ ऐसा रोजगार का सृजन करना जो कि उत्पादनकारी हो, अर्थात अधिक उत्पादन करे और साथ ही साथ नए रोजगारों को भी जन्म दे। फिफ्थ है तीव्र और संपोषित विकास के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, अर्थात विकास तो हो, कैसा हो, तीव्र और संपोषित। संपोषित अर्थात सभी लोगों तक विकास की पहुंच हो। आगे हम आर्थिक सुधार के आयाम देखेंगे या किन रूपों में आर्थिक सुधार किया गया। पहला है पुरानी औद्योगिक नीतियों में बदलाव, अर्थात जो पूर्व में औद्योगिक नीतियां चली आ रही थी उनको बदला गया और इसे हमने एक नाम दिया उदारीकरण। सेकंड है बंद अर्थव्यवस्था का खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और इसे नाम दिया गया वैश्वीकरण, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। तीसरा है संरक्षणवादी की जगह उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसे नाम दिया गया निजीकरण। और इन आर्थिक सुधारों को हमने सम्मिलित रूप से ही कह दिया उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण, अर्थात LPG। अब हम आर्थिक सुधार के उपाय देखेंगे, अर्थात सरकार ने आर्थिक सुधार लागू करने हेतु क्या कार्य किए। सर्वप्रथम हम औद्योगिक क्षेत्र के सुधार देखेंगे। इसमें प्रथम है लाइसेंस परमिट कोटा प्रणाली का अंत, अर्थात सरकार ने अब उद्योगों हेतु लाइसेंस परमिट लेने एवं कोटा प्रणाली जो संचालित थी उसका अंत कर दिया। लाइसेंस सीमित अपवादों के साथ लागू किया गया, अर्थात अब मात्र 6 उद्योग ही ऐसे थे जिनकी स्थापना हेतु व्यापारियों या पूंजीपतियों को लाइसेंस लेना होता था। सेकंड है शेयर बाजार में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, अर्थात अब शेयर बाजार में FDI आ सकता था। नेक्स्ट है शेयर बाजार के नियमन हेतु सेबी की स्थापना, अर्थात जो शेयर बाजार संचालित होता है उसके नियमन हेतु सेबी की स्थापना 1992 में की गई। नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना, अर्थात जो प्रतिस्पर्धा या व्यापार में चल रही प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रूप से संचालित हो, अर्थात व्यापार के नियमों के अनुरूप संचालित हो, इस हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। देखिए प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका जो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें अहम भूमिका प्रतिस्पर्धा आयोग की रहेगी। तो इस हेतु हमने जो हमारी राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है उसमें यह टॉपिक कवर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में इसे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना के विकास पर सरकारी व निजी निवेश को बढ़ावा, अर्थात आधारभूत संरचना में क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंक आदि में सरकारी निवेश तो बढ़ा ही साथ इसमें निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि आधारभूत संरचना आर्थिक विकास का
अहम या महत्वपूर्ण अंग होती है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश किया गया। विनिवेश अर्थात सार्वजनिक उद्यमों को में से सरकार ने अपना धन वापस लिया और इस क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया। सेकंड हमारा है राजकोषीय क्षेत्र के सुधार। तो इसमें घाटे को नियंत्रित करने के लिए FRBM एक्ट 2003 पारित किया गया और घाटे का लक्ष्य 3% रखा गया। सुधार से पूर्व जो हमारा राजस्व घाटा था या राजकोषीय घाटा था वो 8.5% था। सुधार उपरांत यह लक्ष्य रखा गया कि घाटा जो हो अधिकतम 3% तक हो। अनेक तरह की सब्सिडी समाप्त की गई। समाप्त क्यों? क्योंकि सब्सिडियां जो थीं वो राजकोषीय घाटे को बढ़ाती थीं। साथ ही सब्सिडी को तार्किक बनाया गया, अर्थात जहां आवश्यक है वहीं सब्सिडी दी जाए। कर सुधार किए गए। कर सुधार में क्या? दर घटाई, अर्थात जो टैक्स रेट था उसको कम किया गया और आधार बढ़ाए, अर्थात आधार किन आधार पर हम टैक्स लेते हैं उन आधार को बढ़ाया गया, जबकि जो टैक्स की दर थी उनको कम किया गया। थर्ड हम देखेंगे मौद्रिक सुधार। मौद्रिक सुधार के अंतर्गत RBI के बैंकों पर नियंत्रण में कमी की गई, अर्थात पूर्व में जहां RBI सख्ती के साथ बैंकों पर नियंत्रण रखती थी अब उसमें थोड़ी सी ढील प्रदान की गई। साथ ही साथ CRR व SLR में कमी की गई। देखिए इन्हें हम डिटेल में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत समझेंगे। अभी आप मात्र यह समझ लीजिए कि इनमें कमी लाने से RBI बैंकों को अधिक धन देती है। फलतः बैंकों के पास अधिक धन होगा तो वह लोगों को निम्न ब्याज दर पर अधिक धन प्रदान करेगी, जिससे लोग अधिक ऋण लेने हेतु आकर्षित होंगे। थर्ड है नए बैंकों की स्थापना एवं नवीन शाखाओं की स्थापना में उदारीकरण किया गया, अर्थात बैंकों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया गया और साथ ही साथ उन बैंकों की अधिक शाखाएं खोलने को भी प्रोत्साहन दिया गया। फोर्थ सुधार है विदेशी निवेश संबंधी सुधार। तो विदेशी निवेश को 100% तक अनुमति प्रदान की गई, अर्थात ऐसे कई क्षेत्र थे जिनमें अब निवेश जो विदेशी निवेश था वो 100% तक हो सकता था। सेकंड है FDI तथा FII को बढ़ाने के प्रयास किए गए, अर्थात विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु अनेक सुधारात्मक उपाय किए गए। थर्ड है फेरा एक्ट की जगह फेमा एक्ट की शुरुआत की गई। देखिए फेरा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे हम देखेंगे व्यापार संबंधी सुधार। व्यापार संबंधी सुधार में आयात निर्यात को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ सीमा शुल्क में कमी की गई ताकि जो वस्तुएं हैं उनके दाम अधिक ना हो और लोग आयात व निर्यात करने के लिए या व्यापारी वर्ग आयात निर्यात करने के लिए आकर्षित हों। साथ ही साथ 6 है हमारा भुगतान संतुलन संबंधी सुधार। भुगतान संतुलन हेतु निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई ताकि विदेशी पूंजी का आगमन भारत में हो। विनिमय दरों में सुधार किया गया। थर्ड है आर्थिक कूटनीति का सहारा लेकर व्यापार में तुलनात्मक लाभ कमाना, अर्थात अब एक नई कूटनीति अपनाई जिसे आर्थिक कूटनीति नाम दिया गया और इसका उद्देश्य था व्यापार में तुलनात्मक रूप से लाभ हो जिससे भुगतान संतुलन में सुधार हो। फोर्थ हमारा है विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार क्यों बढ़ा? क्योंकि भारत से अधिक निर्यात हुआ और विदेशी पूंजी भारत में आई। 1990 में जहां $8 बिलियन भारत में विदेशी मुद्रा भंडार था, वहीं वर्तमान की स्थिति में 400 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार भारत में है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुधार या शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी व विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। सेकंड है सुदूरवर्ती क्षेत्रों हेतु टेली शिक्षा एवं टेली मेडिसिन का विकास किया। सुदूरवर्ती क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां अभी भी स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति निम्न है, यहाँ उसकी पहुंच अभी तक नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित शिक्षा एवं इंटरनेट आधारित मेडिसिन या इलाज की पहुंच हो सके। नेक्स्ट है मेडिकल टूरिज्म व शिक्षा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया ताकि इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगमन सुगम हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि क्षेत्र संबंधी सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु विदेशी तकनीक का भारत में आगमन किया गया। GM एवं संकर बीजों का प्रयोग, GM अर्थात जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज जो होते थे उनका प्रयोग बढ़ाया गया ताकि उत्पादन दर बढ़े। कृषि में विदेशी निवेश बढ़ा। विदेशी निवेश अर्थात मोनसेंटो वायर जैसी कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। इरिगेशन सिंचाई पद्धति जो कि इजराइल में संचालित होती थी उसको भी भारत में लाया गया। इसमें क्या होता है, निम्न
या बोलें कम जल के साथ ही अधिक सिंचाई हम कर सकते हैं। कृषि उपकरणों का आयात किया गया। जो नवीन कृषि उपकरण थे उनको भारत में लाया गया ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादों का आयात निर्यात हुआ जिससे कृषकों को लाभ हुआ। आगे हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार के क्या लाभ हुए। इन्हें हमने 4 स्तर पर देखे हैं कि सरकार को क्या लाभ हुआ, व्यापार के स्तर पर क्या लाभ हुआ, देश को क्या लाभ हुआ और देश के नागरिकों को इन सुधारों के क्या लाभ हुए। सरकार की हम बात करें तो सरकार अब सुविधा प्रदानकर्ता की भूमिका अदा करती थी, तो सरकार का जो बोझ था उसको कम किया गया और इसे सुविधा प्रदानकर्ता की भूमिका दी गई। सरकार का राजस्व बढ़ा और राजकोषीय घाटे में कमी हुई। राजकोषीय घाटा जो पहले 8.5% था अब लगभग 3.5% के अधीन आता है या अंतर्गत आता है। व्यापारी वर्ग की हम देखें तो व्यापार की सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी और तकनीकी सुधार या नवाचार व्यापार के क्षेत्र में हुआ। देश को हम बोलें तो वैश्विक भागीदारी, विदेशी निवेश व विदेशी मुद्रा भंडार आदि बढ़ा। देश की वैश्विक भागीदारी बढ़ी, साथ ही साथ देश में विदेशी निवेश आया और विदेशी मुद्रा भंडार भारत में बढ़ा। नागरिकों के स्तर पर हम बात करें तो उनके लिए विकल्प बढ़े, अर्थात किस वस्तु को खरीदना है अब यह नागरिक के ऊपर निर्भर करने लगा। उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दी गई, अर्थात वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुए। दाम कम हुए, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रित हुई। अब आगे हम देखेंगे आर्थिक सुधार की क्या सीमाएं रहीं या किन बिंदुओं के आधार पर हम आर्थिक सुधार की आलोचना कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी आलोचना है अलाभकारी, अनुत्पादक, अनाकर्षक कृषि क्षेत्र, अर्थात कृषि क्षेत्र में है यह सुधार उतने प्रभावी नहीं रहे। कृषि क्षेत्र आज भी अलाभकारी है, अनुत्पादक है और अनाकर्षक बना हुआ है। सेकंड है जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान आशा अनुरूप नहीं बढ़ा, अर्थात जैसी हमने उम्मीद की थी उस अनुरूप जीडीपी में योगदान नहीं बढ़ा। थर्ड है रोजगार के मुद्दे, अर्थात निम्न वेतनमान है और निम्न गुणवत्ता रोजगार की अभी भी बनी हुई है। श्रम बल का अनौपचारीकरण हुआ, अर्थात श्रम को इतनी अधिक प्रधानता नहीं दी गई। फिफ्थ है औद्योगिक विकास पर अनुकूल प्रभाव नजर नहीं आता, अर्थात वर्तमान में भी औद्योगिक विकास दर उस अनुरूप नहीं बढ़ रही जैसी होनी थी। सिक्स है विदेशी निवेश पर पूर्ण विश्वास, अर्थात भारत विदेशी निवेश पर अधिक रूप से या अत्यधिक निर्भर हो चुका है। सेवेंथ है व्यावसायिक उपनिवेशवाद का खतरा, अर्थात अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हम विदेशी जो व्यवसाय है उस पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं, विदेशी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह कहीं ना कहीं व्यावसायिक उपनिवेशवाद के खतरे को दर्शाता है। नेक्स्ट है विदेशी प्रतिस्पर्धा से खतरा। विदेशी प्रतिस्पर्धा अर्थात जो MNCs हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो देशी उद्योगों एवं देशी उद्योगों के विकास के लिए खतरा बनी हुई हैं। अब हम इस टॉपिक जो हमारा है भारत में आर्थिक सुधार उससे रिलेटेड संभावित प्रश्न देखेंगे कि क्या प्रश्न इससे रिलेटेड आगामी मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं। 6 मार्कर में हमने एक क्वेश्चन लिया है भारत में आर्थिक सुधार की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या आर्थिक सुधार बाध्यकारी थे। तो पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि जो हमने कारण लिए हैं वही आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि रही और आप थोड़ा सा इसे मूल्यांकन करते हुए बताएंगे क्या आर्थिक सुधार बाध्यकारी थे। नेक्स्ट 15 मार्कर में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला है भारत में आर्थिक सुधार के उपाय एवं इसके लाभ का विस्तृत वर्णन करें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिया है आर्थिक सुधार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आर्थिक सुधार का आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप क्या लिखेंगे, तो देखिए प्रत्येक जो 6 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन होता है उसे एक प्रारूप होता है। सर्वप्रथम इसकी भूमिका लिखी जाती है, तत्पश्चात इसकी मेन बॉडी और उसके उपरांत निष्कर्ष लिखा जाता है। तो भूमिका में आप आर्थिक सुधार की परिभाषा लिखते हुए शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन बॉडी में आपको आर्थिक सुधार बताना है, उसके उपाय बताना है। नेक्स्ट आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो इसकी सीमाएं बताएंगे और लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष मूल्यांकन करते हुए देंगे। इस तरह आपका यह प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप हमें इन 3 माध्यमों पर भेज सकते हैं और आपकी कॉपी चेक कर हम आपको उसी माध्यम पर वापस भेज देंगे। इसके साथ ही वीडियो की जो PDF है उसको आप
हमारी डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।